तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि अगर एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना या तो लूसेंट से होती थी या फिर कोई जो ऐसी वन लाइनर बुक्स होती थी वहाँ से ऐसा माना जाता था कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पहला एक एग्ज़ाम देखने को मिला हम सभी को MPSI, जिसने ये जो पूरी की पूरी अवधारणा है इसको चेंज कर दिया, फिर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया कि MPSI मेंस में या फिर किसी भी MP के एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस लूसेंट से डायरेक्ट नहीं आते हैं। अब यहाँ पर NCERT से ही क्वेश्चंस देखने को ज़्यादातर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सही समय पर सही डिसीजन लेके अपनी तैयारी को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप MPSI नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या फिर MP के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि ESB या फिर एपटेक कंडक्ट कराने वाली है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम क्या देखने वाले हैं इस बार इस वीडियो में, हम देखेंगे MPSI मेंस का पेपर। इसमें हम पार्ट 1 था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 1 मतलब पेपर 1 के पार्ट A के 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे पूरे 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री वाले पोर्शन के कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलरेडी एक पार्ट हम ला चुके हैं तो वो आपको देख लेना है। वहाँ पर भी हमने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इवन हमने सोर्स भी देखे थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आए। यहाँ पर भी हम अपने जो सोर्स वाली जो मेथड है उसको यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन के सोर्स डालने की कोशिश करेंगे हम। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज़ और हमारे जो नोट्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में अगर आप MPSI नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से NCERT खरीद लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। NCERT आपके पास होना ज़रूरी है, सारी NCERT नहीं लेनी है। हिस्ट्री के लिए 12th क्लास की 3 बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वो तीनों की तीनों बुक्स आपको ले लेनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था, भारत में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान जो योजना आयोग द्वारा 2011-12 में जारी किया गया था इस प्रकार था। अब ये क्वेश्चन एकदम फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको पता है तो सही, नहीं पता है तो गलत। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अपना सोर्स दिखाता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने आप सभी को पता होगा पेपर 1 की पार्ट A में भारतीय समाज वाले पोर्शन में गरीबी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था, तो उसकी मैंने 8-10 पेजेस की एक मैंने PDF शेयर की थी। वहाँ पर ये देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। इस समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना था। अब यहाँ पर एग्जैक्ट वही नंबर है, मतलब 21.9। ये जिसने भी मेरे नोट्स पढ़े होंगे उनका 3 मार्क्स का सीधा सीधा यहाँ से आंसर बन गया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नोट्स से आया है क्वेश्चन, नहीं, ये सब ने पढ़ा होगा, लेकिन जिसने पढ़ा है ध्यान दिया होगा उसका सही हो गया होगा। तो ये हमारे नोट्स में था, यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन था, समाजशास्त्र में आत्म बिंबशीलता या फिर सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इन सोशियोलॉजी का क्या अर्थ है। ये कहाँ से क्वेश्चन है, सोसाइटी से है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। इसमें ये पता होना ज़रूरी ही नहीं है कि इसका सोर्स क्या था। इसमें पता होना ज़रूरी क्या है, क्या आप इस शब्द को समझ पा रहे हो या नहीं। ये कुल मिला के अगर मैं इसको बोलूँ तो ये रीजनिंग के जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब जैसे आप रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर दिमाग, अपनी ही सामाजिक समूह की प्रशंसा करना, प्रेजिंग वंस ऑन सोशल ग्रुप, मतलब अपने सामाजिक ग्रुप की, जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी XYZ, मेरे ग्रुप का नाम अगर XYZ है उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ तो वो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। समाजशास्त्रीय परिभाषाओं को याद करना, बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अनदेखी करना, नहीं। बाहरी दृष्टिकोण से स्वयं पर आलोचनात्मक, मतलब कुल मिला के यहाँ पर तुम्हें किस चीज़ पर फोकस करना है, सेल्फ वर्ड पर क्या करना है, फोकस करना है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। आप जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में भी सेल्फ से संबंधित कोई भी ऑप्शन देखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा रीजनिंग जैसा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें कोई भी एग्जाम के लिए आपको कोई भी सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद खान की, अब इसको मैं लॉजिकल वाले क्वेश्चन में डालूंगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम, मैंने फिर बोला क्या, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग में मैं मतलब इस क्वेश्चन को मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन बोलता ही नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन इसको समझता ही नहीं हूँ। यहाँ पर बोला है अंदरूनी भय। इन्होंने क्या, किसने बोला, सैयद अहमद खान की टिप्पणी थी कि ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीयों को
अंदरूनी भय और कपकपी महसूस होती थी, सबसे प्रत्यक्ष रूप से क्या दर्शाती है, किसका एग्जाम्पल सेट होता है या फिर जो कथन है वो किस ओर इशारा कर रहा है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक दक्षता। अब देखो, जब भी ऐसे ऑप्शन आए जहाँ पर आपको लग रहा है ये हो सकता है तो उसको आपको टिक कर लेना है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो ऑप्शन है, तो इसको मैं मानता हूँ कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़िए। औपनिवेशिक नस्लीय पदानुक्रम का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यहाँ पर नस्लीय पदानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियल हायरार्की। यहाँ पर बोला क्या है इन्होंने, ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में, ब्रिटिश मतलब गोरे, जैसा कि वो अपने आप को मानते थे, मतलब वाइट पीपल्स, और जब इंडियंस की बात आएगी तो ब्लैक्स। तो इनका ये मानना है कि इनके सामने ये इतने श्रेष्ठ हैं कि जब ये लोग भारतीय इनके सामने जाते हैं तो वो कांपने लगते हैं। तो ये सही हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, अभी मेरा ये मानना है। अगला, ब्रिटिश व्यापार पर आर्थिक निर्भरता। इसका कोई संबंध नहीं है इस कथन से, क्योंकि व्यापार का संबंध कपकपी से या फिर डर से नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। पश्चिमी शासन के प्रति सांस्कृतिक प्रशंसा। संस्कृति की तो बात ही नहीं हो रही, कल्चरल एडमिरेशन की बात ही नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता है। अब इन दो ऑप्शन में आपको क्या करना है, सही निर्णय लेने की कोशिश करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, लॉजिकल रीजनिंग का ही यूज़ करना है यहाँ पर। अब इसमें से आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। ए क्यों नहीं होगा? औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक दक्षता होती तो लोग इनसे डरते नहीं। ठीक है, तो ये बात है मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत मैं इसको क्वेश्चन को डालूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रचलित देवदासी प्रथा का सबसे पहला। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने दो एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज़ किया है, सबसे पहला मतलब फर्स्ट, और विस्तृत विवरण मतलब कि बिल्कुल डिटेल्ड वाला विस्तृत। और मज़े की बात ये है कि इस चीज़ का ना कोई भी मतलब हिस्ट्री में कोई एकदम ऐसा सोर्स है ही नहीं जो जहाँ पर बोल रहा हो कि फर्स्ट इसी ने किया है और डिटेल्ड इसी ने किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने लायक ये क्वेश्चन था। अब पता नहीं इस पर ऑब्जेक्शन हुआ है नहीं। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देनी है अपन को। इसका आंसर इन्होंने माना है मार्को पोलो इन मिलियन में, ठीक है, इसका इन्होंने इसको सही आंसर माना है। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले विस्तृत विवरण, बस फर्स्ट विवरण की बात करूं तो इसका सही आंसर बदल जाएगा, ओनली फर्स्ट में इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी, क्योंकि इन्होंने भी इसका क्या किया था, जिक्र किया था, और सबसे पहले कौन आया था, अलबरूनी आया था। फिर दूसरा इन्होंने बोला है विस्तृत विवरण, तो विस्तृत विवरण मार्को पोलो ने तो किया ही नहीं है। विस्तृत विवरण सबसे पहले डोमिंगो पेज ने किया था, अगर मैं सही हूँ तो डोमिंगो पेज इसका सही आंसर हो सकता था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है, और फर्स्ट भी इन्होंने दिया है। तो ये इसका सही आंसर आखिरी में क्या मानता है एमपीएसबी, वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर ईएसबी ने क्या दिया है, मार्को पोलो इल मिलियन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे नोट्स से सीधा सीधा क्वेश्चन है, मतलब नोट्स में मैंने दिया था, सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते हम कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, नहीं, लेकिन हमने जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे वो हाई क्वालिटी नोट्स थे, मतलब हमने उसमें फुल रिसर्च की थी, और रिसर्च करने के बाद एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स बनाए थे, मतलब कम शब्दों में आपको जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो वैसा ही हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वैकेंसी में आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें दे पाएँ। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला पढ़िए, बे राज्य की कुल जनसंख्या के 5वें भाग से अधिक हैं। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है 1/5 से थोड़ा ज़्यादा, या फिर कितना भी ज़्यादा हो सकता है, 1/5 मतलब 20% से ज़्यादा। ठीक है, अब 20% यहाँ पर देखिए, पॉपुलेशन की बात जब भी हम करेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पर दिया हुआ था SC ST पॉपुलेशन इन MP, SC की कितनी थी 15.6, जबकि ST की कितनी थी 21.1। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, अनुसूचित जनजातियों ST की पूछा, मतलब पहला स्टेटमेंट अपना क्या हो जाता है, सही, इसमें भी है इसमें भी, मतलब ये तो अपना ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। दूसरा पढ़िए, भील राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, बिल्कुल सही, एकदम सही है। तीसरा पढ़िए, यहाँ पर उनकी साक्षरता दर 60% से अधिक है। अब ये यहाँ पर फंसाने वाला क्वेश्चन था, अगर आपको सही आंकड़े पता हैं तो आप सही कर पाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये मैंने आंकड़े दिए हुए हैं, और ये भी हमने टेबल दी है नोट्स में। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिया है ये इंडिया में है और ये MP में है। पूछा कहाँ के लिए गया है, MP का, मतलब MP से जनजातियों से केवल एक क्वेश्चन हमें देखने मिला, कहाँ पर, MPSI मेंस में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 और 50.6, ये बालाघाट लोएस्ट, ये वाला बात हो गई, मतलब तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। यहाँ पर अधिक बोला है जबकि 60% से कम था, मतलब ये वाला गलत है। तो ये कहाँ से आया है? हमारे नोट से आया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की थी, और साथ में अभी आपको इतनी काम की चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इसी वीडियो में। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मतलब देखिए आप बस आगे चल के। यहाँ पर देखिए पहला ये क्वेश्चन जो था मध्यकालीन भौगोलिक, ये सही में टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में डालता हूँ मैं इसको। टेबुला रोजेरिएना, टेबुला रोजेरिएना जो है इसका सही आंसर है सिसिली के राजा रोजर द्वितीय के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको अटेम्प्ट करने से बचने हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। मैं तो होता तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आता। मैं यहाँ पर एग्जामिनर नहीं हूँ, या फिर मैं यहाँ पर कोई भी नॉर्मल एजुकेटर नहीं हूँ जो आपको बोलेगा और इसके सोर्स बताएगा। मैं नहीं बताऊँगा इसका सोर्स, मैं केवल वही सोर्स बताऊँगा जो आप पढ़ सकते हैं। इसका सोर्स मैं गूगल से, विकिपीडिया से निकाल के बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, लेकिन उससे क्या होगा, आप भटकेंगे और वो सोर्स भी देखने की कोशिश करने लगेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से बचना है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये मैं स्किप करता, और आपको भी ऐसे क्वेश्चन स्किप करने हैं। अगर बनता है, अगर आपने पढ़ा है तभी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में एक विशिष्ट सामाजिक समूह के रूप में कायस्थों का उदय मुख्य रूप से किस कारण से हुआ? कहाँ से पूछा गया है भाई? एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगर हमको तैयारी से पहले 1 महीने का टाइम भी मिलता, अच्छे से 2 महीने का भी टाइम मिलता, तो मैं ऐसी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा पाता इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन टाइम ही इतना कम दिया गया। तो आगे जितनी भी एग्ज़ाम आने वाले हैं बस सब्सक्राइब कर लीजिए कोरा कागज़ यूपीएससी को। यहाँ पर आपको काम की चीज़ ही मिलेगी, बहुत ही एकदम काम की चीज़ रहेगी, टू दी पॉइंट रहेगी, और कोशिश करूंगा मैं कि एनसीईआरटी को पूरा का पूरा डिकोड करने की कोशिश करूं। कायस्थों के बारे में है, ये कहाँ से आया है? एनसीईआरटी से आया है। कायस्थ वर्ग बना था कब? गुप्त कालों के टाइम पर। ये एक प्रकार से क्लर्क थे। कौन थे? क्लर्क, मतलब जिनका मुख्य काम क्या था? अभिलेखों के रख रखाव के लिए विशेष लेखकों की आवश्यकता वाले भूमि अनुदानों का प्रसार। मतलब इनको बनाया किस लिए गया था कि आप भाई अभिलेखों को, मतलब जो ऑफिस वर्क है और उसके पूरे कागज़ की देखरेख करनी है आपको भाई। तो ये कायस्थ थे। इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी समाज में, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है आगे चल के। अगला क्वेश्चन पढ़िए, फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने शायद ग्रुप में भी शेयर किया है। मैंने क्या किया था, जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज कराया था, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पर मैंने जितनी भी एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी से इस टाइप के 11th 12th की 2 एनसीईआरटी, सॉरी 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में मैंने बोला था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में जितनी भी टेबल्स हैं, एक होती है पिंक कलर की, आपने छोटी वो डेफिनेशन वाली एक टेबल देखी होगी एनसीईआरटी में, और एक ये बड़ी वाली। तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कहाँ पर? प्रीलिम्स में। और मैंने इनके स्क्रीनशॉट भी अपने फ्री वाले जो ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किए थे, मतलब स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बना के शेयर की थी। वहाँ से मुझे पता था कि क्वेश्चन आने हैं, और प्रिडिक्ट किया था मैंने कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो टफ है, लेकिन जिसने पढ़ी होगी पूरे 3 मार्क्स यहाँ से उसके बन गए। तो ये आप देख सकते हैं, फ्रांसिस बुकानन वॉज अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन बंगाल मेडिकल सर्विस फॉर अ फ्यू ईयर्स टू, और किसके? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। किसके वो फिजिशियन थे? इनके थे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से था? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आपको ले लेनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्या करनी है? ले लेनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये वाला भी। इन्होंने बोला है, धार्मिक परंपराओं के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किसे नहीं किया जाता है? तो आचार्यों की मौखिक कथा, इनको किया जाता है। पाई चार्ट, अब ये गणित वाली बात हो गई यहाँ पर। पाई चार्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन बनाता था उस टाइम पे? नहीं। मूर्तिकला, वास्तुकला, बिल्कुल। इसका सही आंसर क्या है? पाई चार्ट है, तो इसका भी राइट आंसर होगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती। अब ये क्वेश्चन तो पता ही होगा आपको, है ना, चाहे आपने लूसेंट पढ़ी हो, एनसीईआरटी में भी इसका सोर्स है। और हमने तो दयानंद सरस्वती या फिर रिफॉर्म्स जो वाले मूवमेंट हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे। इवन मेरी जो टेस्ट सीरीज में 7-8 क्वेश्चन तो दयानंद सरस्वती जी से ही थे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आर्य समाज इसका सही आंसर है, आपको पता है, और इसलिए इसका सोर्स डालना
या फिर इसका स्क्रीनशॉट डालना कि ये मेरी टेस्ट सीरीज में था, ये कोई मतलब सेंस नहीं बनता है इसका। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि स्थायी बंदोबस्त, इससे दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से 2 क्वेश्चन पूछे गए किसमें, MPSI मेंस में। स्थायी बंदोबस्त एक था, इसका ईयर पूछा गया था 1793 जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और इसमें पूछा गया है कि इससे किस समूह का उदय हुआ। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इसको बस लॉजिक लगाना है आपको, रीजनिंग ही लगानी है आपको यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में। व्यापारी संघ, अब बात किसकी हो रही है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है, भू राजस्व प्रणाली से है। अगर आपको इतना ही पता है ना तो ये आपका बन गया। जनजातीय प्रमुख नहीं हो सकता, मर्चेंट गिल्ड नहीं हो सकता, औद्योगिक पूंजीपति नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के भू राजस्व की बात होगी तो किसका उदय होगा, जो बड़े बड़े धनी भूस्वामी हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है उन्हीं को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़मींदारी व्यवस्था में या फिर भू राजस्व व्यवस्था में इन्हीं को सरकार या फिर जो ब्रिटिश अधिकारी है वो क्या देंगे, भू राजस्व कलेक्ट करने की अधिकार देंगे। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक स्थिति किसके उदाहरण है। ये इजी क्वेश्चन था और ये भी सोसाइटी से था, 2-3 बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं सोसाइटी से। शायद पहली वीडियो में भी 2-3 थे और यहाँ पर भी 2-3 देखने को मिले, और जैसा कि हमको पता था बहुत ही कम वेटेज रहने वाला है सोसाइटी का, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। शैक्षिक योग्यता और सामाजिक स्थिति किसके उदाहरण है, तो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन ईजी टू एलिमिनेट वाला क्वेश्चन था और ये भी हमने हमारी NCERT में इसको भी डाला था। पूर्ण गरीबी को अक्सर और किस नाम से भी जाना जाता है। अब पूर्ण गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसको कई बार निरपेक्ष गरीबी भी बोलते हैं, देख सकते हैं आप निरपेक्ष गरीबी। तो पहला देखते हैं तुलनात्मक गरीबी, ये वाला नहीं हो सकता। अगला जीवन निर्वाह गरीबी, सब्सिस्टेंस पॉवर्टी, तो ये इसका सही आंसर होगा। मतलब इतने ज़्यादा गरीब कि उनके पास जीवन निर्वाह करने का भी धन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी। संरचनात्मक गरीबी नहीं हो सकता। संरचनात्मक गरीबी क्या है, कमेंट करके बताइए। सांस्कृतिक गरीबी नहीं। अगला क्वेश्चन, डेक्कन दंगों की रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत हुई थी। अब इस पर ना दक्कन दंगों पर मेरे जो MCQs हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कब हुए थे, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा आ गया। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद की में कब प्रस्तुत की गई थी। ये क्वेश्चन आया है सीधा सीधा NCERT से, देख सकते हैं आप। NCERT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप MPSI या फिर MPSB के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। NCERT खरीद लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत कम लोगों को पता है ये सब चीज़। आप मेरे व्यूज़ देखकर ही समझ सकते हैं कि कितने कम लोग जानते हैं कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास फ़ायदा उठाने का मौका है, टाइम है, तो सही समय पर सही निर्णय लीजिए और सही डायरेक्शन में तैयारी शुरू करिए। MPSI 2026 में आप बहुत बेहतर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। द दक्कन राइट्स 1857, ये कब हुआ था, 1875 में हुआ था, है ना। हाँ, 1875 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी 1878 में। क्वेश्चन कहाँ से आया है, NCERT से, तो ये अपन को ध्यान रखना है और NCERT की इंपॉर्टेंस समझनी है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। अब इसकी सोर्स पता नहीं है कहाँ से इन्होंने उठाया है। मुगल काल में एक जमींदारी में कभी कभी लगभग कितने गाँव शामिल होते हैं, तो सीधा सीधा ये इसका सोर्स कहीं पर नहीं मिलेगा। गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका आंसर आता है 400 गांव तक, और ये इसी को सही आंसर माना है किसने, ESB ने। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करने से बचने हैं। अब आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगाना है आपको 400 गांव तक। आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को ध्यान रखना है, इसका आंसर लगाएंगे हम 400 गांव। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन करने से बचना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर लगभग 100 गाँव में जाएंगे, मैं भी जाता अगर जाता तो, और रिस्क लेते हैं हम तो इसी को रिस्क लेते, इतना एक्सट्रीम नहीं जाते। तो इसको बस ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन डिलीट होने की भी संभावना होती है। तो अब देखो आगे चल के क्या होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय संस्थानों से जुड़ी संरचनात्मक समायोजन नीतियों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल है। अगर आपने पिछला वीडियो और आज का वीडियो देखा हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। लॉजिकल मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किस बुक से पढ़ा है ज़रूरी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन लॉजिकल का मतलब है कि अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया थोड़ी देर तक तो आप उसको सही कर देंगे। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम हॉल में आते हैं तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर है। अब जिसने भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा सही किया ही होगा इसको। इन्होंने बोला है वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ी संरचनात्मक समायोजन नीति।
इसके बारे में मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी ये क्या था या फिर क्या है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे देशों में स्ट्रक्चरल सुधार करने के लिए या फिर उनके संरचनात्मक सुधार के लिए क्या करती है, कुछ गाइडलाइंस जारी करती है जब ये लोग उनको ऋण देती हैं। जैसे कि भारत में हुआ था 1991 में। कुछ शर्तें होती हैं जो यूनाइटेड नेशन, WHO टाइप के जो संगठन होते हैं, ये देशों पर कुछ कंडीशन लगाते हैं कि अब आगे से आप जो अनावश्यक खर्च है वो नहीं करेंगे अगर आपको हमसे ऋण लेना है तो ये वही है। इसका सही आंसर होगा सी। ये वाला नहीं हो सकता, यहाँ पर तो और खर्चा बढ़ जाएगा। कल्याणकारी कार्यक्रमों का सरकारी खर्च से क्या होगा, सरकार के अनावश्यक खर्च बढ़ जाएंगे। संरक्षणवादी व्यापार बाधाओं को विस्तार करना नहीं, जबकि इसका उल्टा सही होता है। रहमान क्वेश्चन ये भी NCERT से है और ये 6th क्लास की NCERT से पूछा गया है। अगर मैं इसको बोलूँ NCERT से हटा भी दूँ कि ये किस NCERT से पूछा गया है, अगर आपको ये भी पता है ना कि नवपाषाण काल का सबसे पुराना स्रोत कौन सा है, तो भी आप पे ये आंसर बन जाएगा। इन्होंने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ आ जाता है मतलब हमारा भारत तो आता ही आता है, उसमें ये पूरे देश आ जाते हैं, ये वाला पार्ट पूरा आ जाता है, मतलब पाकिस्तान ये लोग भी आ जाएंगे इसमें। तो ये कहलाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा नवपाषाण काल, मेहरगढ़। क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुरानी नवपाषाणकालीन बस्ती कौन सी थी, तब इसका आंसर बदल जाएगा। कमेंट करके बताइए, ये आपको बनना चाहिए। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पुराना नवपाषाणकालीन बस्ती कौन सी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और, सिलेबस में ये नहीं दिया था, सिलेबस में नहीं था नियोलिथिक पीरियड से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से भी पूछा गया इन्होंने, पूर्व हड़प्पाकालीन निरंतरता। तो इसका सही आंसर होगा सी। बस यहाँ पर आपको ये फंसाने के लिए वाला स्टेटमेंट दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चिश्ती परंपरा की प्रमुख विशेषता क्या थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये भी NCERT से था और इजी था। अब NCERT की मतलब बात देखिए आप कि NCERT से शब्द भी उठाए गए हैं यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑस्टेरिटी, हाँ थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है मेरी। अगला यहाँ पर दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, तो ये इसका सही आंसर होगा बी, मतलब सादगी और सांसारिक सत्ता से दूर थे ये लोग, चिश्ती परंपरा के लोग। कहाँ से आया, NCERT से। अगला क्वेश्चन, टर्की मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप पे बनेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या था, टर्की पर लगाए गए कठोर प्रावधान जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को तीव्र कर दिया किसमें निहित थे, तो इसका सही आंसर है सेवरेस की संधि। क्या था, सेवरेस की संधि के बाद खिलाफत आंदोलन या फिर जो टर्की पर क्या लगा दिए गए थे कठोर प्रावधान लगा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, ये भी कहाँ से पूछा गया है, NCERT से, और NCERT के बॉक्स से पूछा गया है। मैंने बोला था बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आए भी और आएंगे भी, इसका मतलब तैयार रहना है हमको। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इससे समकालीन कांस्य युग। अब ये सोर्स डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए, घरेलू नालियों को सीधे शहर व्यापी केंद्रीय सीवेज उपचार तंत्र से जोड़ना, ये मैक्सिमम लोग इसको कंफ्यूज होकर सही लगा देंगे। अपन को गलती नहीं करनी, अपन को सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। मुख्य जल निकासी मार्गों की लाइनिंग के रूप में धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया गया था, मैक्सिमम लोग यहाँ पर भी फंस जाएंगे। नियमित सफाई और रखरखाव के लिए हटाने योग्य पत्थर के स्लैब्स और ईंटों की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। अब ये मैंने इन दो ऑप्शन को सही क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पर लोग फंस जाएंगे, इसका रीज़न ही है कि ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब जब भी हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो उनमें ये चीज़ सोचते हैं कि ये तो सही लग रहा है, और जैसे ही हमने सोचा सही लग रहा है और हम आगे बढ़ने से पहले ही इसको मार देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये मैके का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोर्टार एंड वर कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स। यहाँ पर दिया हुआ है रिमूवेबल स्टोन स्लैब्स ब्रिक्स फॉर रेगुलर क्लीनिंग।
फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग। ये कहाँ की बात हुई है? हड़प्पा काल की बात हुई है। कहाँ पर हुई है? एनसीईआरटी में हुई है। और क्वेश्चन कहाँ से आया है? एनसीईआरटी से आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़ने चाहिए आपको, और ऐसे क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करनी है। मैं लिख के बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 90% लोगों ने गलती की होगी। इस क्वेश्चन में 70 to 80% लोग तो होंगे ही जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, ए इसका सही आंसर लगाया होगा, ए या फिर बी। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिराबिलिया डिस्क्रिप्टा, ये भी मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। इसका आंसर है फ्रायर जॉर्जनस, और ना ही मैं आपको इसका सोर्स बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, और ना ही ये ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको छोड़ने के लिए रिजर्व रखनी है। हमेशा हर एक क्वेश्चन करना कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत नहीं है। अपन को स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, अपन को वो नहीं बनना है कि सब तुक्के मारे जा रहे हैं। 100 अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम स्कोर करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, कबीर और गुरु नानक। अब ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही बच्चों वाला था। भक्ति की निर्गुण और सगुण भक्ति में काफ़ी भिन्नता, दोनों के बीच में सटीक अंतर क्या है? अब ये हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैंने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो निर्गुण में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब वो जिसमें कि निराकार किसी भी ईश्वर को पूजा जाता है, फिर उसकी आराधना की जाती है। जबकि सगुण में क्या होगा? एक मानव रूपी या फिर मूर्ति की पूजा की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का ही पार्ट है। अलग अलग क्वेश्चंस में इनको हमने डाला हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चंपारण। अब ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चंपारण को गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह प्रयोग कहा जाता है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग किसको माना जाता है? तिनकठिया आंदोलन, या फिर कई बार इसको क्या बोल दिया जाता है? चंपारण आंदोलन भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोपीय बागान मालिकों के लिए के अधीन नील की खेती के लिए अपनी भूमि का एक निश्चित हिस्सा आवंटित करने के लिए किसानों को क्या किया गया था? विवश किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्तों के सैन्य संगठन के संदर्भ में महासंधि विग्रिका। अब ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और नाम से ही समझ में आ रहा है, युद्ध और शांति का मंत्री ही कौन था? महासंधि विग्रिका था। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन जो कि हमारे MPSI मेंस में पूछे गए थे, MPSI मेंस के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं। कोई क्वेश्चन अगर मिस हो गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। हो सकता है मिस हो गया हो ह्यूमन एरर की वजह से। बाकी यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट देखी, 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखी। NCERT को आपको ध्यान से पढ़ना है। NCERT को पढ़ना ही नहीं है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। साथ में ज्वाइन करना है कोरा कागज़ UPSC को। बहुत ही जल्द हम क्या करने वाले हैं? MPSI 2026 के लिए टारगेटेड स्टडी प्लान शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपसे कुछ अमाउंट लेके हम तैयारी शुरू करेंगे। जिसमें आप क्या, पैसे देने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा आप डेडिकेटेड हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी जो फ्री ग्रुप है उसमें आप जाकर देखना, जब आप फाइल्स पर जाएंगे तो लगभग 100 के ऊपर मैंने PDF प्रोवाइड किए हैं। बट मैक्सिमम लोगों ने उनको नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। और जब मैंने उन्हीं PDFs को या फिर उन्हीं नोट्स को मैंने अपने पेड ग्रुप पर शेयर किया, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पर एक पेड जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम टारगेटेड स्टडी प्लान भी शुरू करेंगे। तो बस आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है कोरा कागज़ UPSC को। और क्योंकि हम आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे लिए और शेयर करिए। थोड़ा सा जल्दी से जल्दी थोड़ा ऊपर लेके चलिए हमको, क्योंकि हमने वो अपने आप को यहाँ पर क्या किया है? प्रूव किया है। तो अब हम चाहते हैं कि आपसे हमें सपोर्ट मिले, ताकि हम थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करें। तो इसी के साथ जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है हमको कोरा कागज़ UPSC को, तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट आपके मन में है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।